नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत के चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम सबसे पहले प्राककथन को पढ़ेंगे। प्राककथन के अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा दिया है। आज मैं पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें तीसरा पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने सोचा नोट्स से पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर हमें लगा कि मूल पुस्तक से पढ़ाने का कुछ अलग मज़ा होता है, क्योंकि वो पुस्तक की लाइन जब हम लोग एक एक लाइन देखते हैं तो थोड़ा और मतलब अच्छे से चीज़ें एकदम पुस्तक की लाइन बाई लाइन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। तो चलिए हम तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरा एक अनुरोध है, यदि आपको लगता है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, यदि आपको समझ में आता है तो। इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। चलिए देखते हैं। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी, यानी अभी हमने पाणिनि के बारे में पढ़ा कि पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, पाणिनि के गुरु कौन थे, इनकी माता का क्या नाम था, मतलब इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने पाणिनि के जीवन के विषय में पढ़ा है ना। कथा साहित्य सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार उनके गुरु थे, एक उनका गुरु का नाम क्या उपवर्ष था, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हमने पढ़ी। पाणिनि के अध्यक्ष मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं थे, और फिर इनको एक भगवान शंकर की कृपा से जो है महस्तर सूत्र मिले, और फिर महस्तर सूत्र की रचना हुई, और फिर ये इनका निधन भी पड़ा कि त्रयोदशी के दिन हुआ था, और एक व्याघ्र ने इनको काट लिया था, व्याघ्र के आघात से ये मरे थे। इसी कारण जो संस्कृत का पठन पाठन कार्य है वो हम लोग त्रयोदशी के दिन नहीं करते हैं, संस्कृत वाले। चलिए तीसरे पैराग्राफ देखते हैं। इनका ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी के बारे में, तीसरे पैराग्राफ में मूल रूप से अष्टाध्यायी के बारे में बताया गया है कि उतने कितने पाद हैं, कितने अध्याय हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पहले है क्या बाद में, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कि इनका जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्रों से निर्मित है। यानी कि इसमें कितने सूत्र हैं, 4000। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर आप लिख रहे हैं कहीं पे तो आप लिखते चलिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 4000। और पाठ अध्यायों में विभाजित हैं। जो पाठ हैं, जैसे हम लोग पाठ 1 पाठ 2 पढ़ते हैं किताब में, वो पाठ अध्यायों के रूप में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं 8 पाठ हैं, 8 अध्यायों में विभक्त हैं। जो इनके अध्याय हैं, पाठ हैं, वो अध्यायों के रूप में विभाजित हैं, और 8 अध्याय हैं उसमें, ठीक है। और जो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, यानी कुल कितने पाद है कहा जाए तो 8 चौक 32 पाद हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों के मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित है। सिर्फ इनके 5 सूत्र ऐसे हैं जिनको छोड़कर समस्त सूत्र जो है अष्टाध्यायी में लिखा गया पाणिनि के द्वारा, वह समस्त सूत्र पंडितों के द्वारा आज भी सुरक्षित हैं, सुरक्षित चला आ रहा है, आज भी सुरक्षित चला आ रहा है। चलिए आगे का स्लाइड देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हाँ, उनका जो 5 सिर्फ अगर पूछा जाए पेपर में, ये भी प्रश्न बच सकता है कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के कितने ऐसे सूत्र हैं जिनको छोड़कर सभी सूत्र अभी तक सुरक्षित हैं। तो कितने सूत्र हैं, 5 सूत्र ऐसे हैं जिनको छोड़कर शेष सूत्र आज भी सुरक्षित हैं, सुरक्षित पंडितों के द्वारा चला आ रहा है, उनका विश्लेषण इत्यादि होता आ रहा है। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं। जो पहला अध्याय 8 अध्यायों के सबसे पहले अध्याय में क्या किसकी चर्चा की गई है, तो व्याकरण शास्त्र संबंधी जो संज्ञाएं हैं उनकी चर्चा की गई है, तथा परिभाषाएं हैं, उन संज्ञाओं की परिभाषाएं, उन परिभाषाएं जैसे वृद्धिराजेच, वृद्धि संज्ञा है ना, वृद्धिराजेच वृद्धि संज्ञा है, इज्ञण संप्रसारणम संप्रसारण संज्ञा, इस तरीके से संज्ञा। और सबसे पहला जो सूत्र है ना वो वृद्धिराजेच ही है। आगे देखिए, दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन है। पहले संज्ञा, फिर सासे संज्ञा और सासे समास। पहले संज्ञा है,
फिर दूसरे में समास का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है, यानी समास के साथ साथ कारक की भी व्याख्या है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें अध्याय में, यानी 3 और 8, इन दोनों अध्यायों में कृदंत प्रकरण है। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं उनका प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित है। ठीक है, तीसरे और सबसे लास्ट वाले में कृदंत प्रकरण है, 2 जगह है, और चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है। तथा इसके पश्चात छठे और 7वें में तिंग और शुभ प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है, और 8वें में संधि प्रकरण है। और संधि के साथ साथ एक प्रकरण और देखा था, कृदंत प्रकरण, यानी 8वें में संधि और कृदंत 2 चीज़ें हैं, है ना। सबसे लास्ट में यदि कहा जाए तो कृदंत प्रकरण और संधि प्रकरण है, और सबसे शुरू में कहा जाए कौन है, पहले अध्याय में तो संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं हैं, दूसरे अध्याय में समास और कारक है ना, कारक का विवेचन किया गया है। चलिए, इस प्रकार से 8, इसको एक आप लोग बना लीजिए अध्याय संख्या, अध्याय कौन से अध्याय में क्या क्या चर्चा की गई है, एक तरफ लिखिए अध्याय, 8वें अध्याय के नाम और क्या क्या है इसके अंतर्गत, है ना। इस तरीके से आप एक खाका बना लीजिए। अगर नोट से बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे नोट्स करते चलिए। चलिए अगला देखिए। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध एवं संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया। संश्लिष्ट मतलब चिपकना, यानी एकत्र करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से, बहुत अत्यंत श्रृंखला तरीके से, यानी क्रम से संश्लिष्ट विधि के द्वारा व्याकरण की जो बिखरी हुई विधि इधर टूटी फूटी थी, उसको उन्होंने एक साथ एकत्र किया अष्टाध्यायी में। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा। मतलब पाणिनि का ध्यान हमेशा रहा कि हम कितने संक्षेप में चीज़ को कह दें, तो उनका ध्यान इस पर ज़्यादा रहा। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक था। इसलिए जो अष्टाध्यायी है उसका दुर्गम मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, इसीलिए अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक था है। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। संक्षेप करने का जो प्रधान हेतु मतलब जानते हो ना, कारण। जो संक्षेपीकरण, उन्होंने इतना संक्षेप किया चीज़ों को, इतना सूत्रों में ही पिरो दिया, एक सूत्र कह दिया और बहुत सारी बातें कह दी उस सूत्र के अंतर्गत। तो उसका मेन कारण क्या बताया कि उसका जो मेन हेतु है, जो मेन कारण है, संभवतः यानी एकदम निश्चित रूप से नहीं, लगता है, कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता का अभाव ही रहे होंगे। यानी कंठाग्र, उसका मेन कारण था कि लोगों को जो सूत्र है, जैसे छोटा सा सूत्र है विद्राजे, और उसमें बता दिया गया, जैसे विधि संधि करने वाला सूत्र दे दिया गया, उसके एक सूत्र बता दिया गया, उसी सूत्र से पूरी व्याख्या आ गई। तो उनका मेन ये था कि लेखन सामग्री का अभाव रहा होगा और उनको चीज़ों को कंठाग्र कराना यानी रटाना था, कंठस्थ कराना था, इसलिए उन्होंने उसको अधिक संक्षेप किया। क्योंकि कोई चीज़ जितना संक्षेप करोगे तो आदमी ज़्यादा कंठस्थ कर लेगा। तो यही कारण रहा होगा कि उनकी जो अष्टाध्यायी वो इतनी संक्षिप्त है, क्योंकि लेखन सामग्री का अभाव, दूसरा उनको कंठाग्र कराना था, इसी कारण से शायद। आगे देखिए। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। अपने किताब को संक्षेपीकरण करने के लिए, संक्षेप करने के लिए कि उनको इकट्ठा कराना है, इसको संक्षेपीकरण करने के लिए उन्होंने 6 चीज़ों का सहारा लिया। अब ये प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधन, किन 6 साधनों का आश्रय लिया जिनसे वो अपनी विषय वस्तु को संक्षेपित किए। तो सबसे पहला है प्रत्याहार, अनुबंध, गण संज्ञाएं, अनुवृत्ति और जगह जगह पर कई सूत्र लागू होने के स्थान पर पूर्वातिसिद्ध सादृश्य नियमों की स्थापना, है ना। प्रत्याहार, अनुबंध, गण संज्ञाएं, अनुवृत्ति और छठा क्या कि जगह जगह पर कई सूत्रों को लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वात्र सिद्धम सदृश नियमों की स्थापना, यानी नियमों परिभाषाओं की स्थापना। ये इनका
इन्होंने अपने आश्रय को संक्षिप्त करने के लिए, जैसे कोई काम हम करते हैं तो किसी का सहारा लेते हैं, तो इन्होंने अपनी किताब को संक्षिप्त किया, तो उस संक्षिप्तीकरण में इन्होंने 6 चीज़ों का सहारा लिया जिसके कारण इनकी किताब संक्षिप्त हो सकी। तो पहला क्या रहा? प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, और छठा सादृश्य नियमों एवं परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या दी जाती है और ये साधन क्या हैं इनके बारे में संक्षेप में बताया गया है। तो जो इनके बारे में संक्षेप में बताया जा रहा है 6 चीज़ों के बारे में, इन 6 चीज़ों के बारे में क्रमशः एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याहार क्या है इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अच्छे से व्याख्या करेंगे और इसको एक एक पार्ट लेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों को व्याख्यायित करेंगे ज़्यादा समय लेते हुए और अच्छे से। तो चलिए नमो नमः मित्रों, अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि इससे हमें 1% भी लाभ हो रहा है तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है, परोपकारा परमो धर्मो, परोपकार आपका सबसे परम धर्म है। यदि आपको लगता है कि परोपकार करना चाहिए, और बाकी मैं तो इसलिए ही उपस्थित हूँ कि व्यय कृते वर्धन्ते विद्या, विद्या को हम जितना व्यय करेंगे, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उतना अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और तीसरा मेरा एक आग्रह है कि यदि मेरे वीडियोस में आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि देखिए संस्कृत आप लोग जो भी हम में से आप लोग जो ये वीडियो को देख रहे होंगे लगभग वो भी संस्कृत का ही छात्र होगा और उसे भी अच्छी नॉलेज होगी और उसको भी लग रहा होगा। देखिए सबसे बड़ा जो आलोचक होता है ना, आलोचक निंदा करने वाला नहीं, आलोचक जो होता है उससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता जो आपके गुण और दोष को समझ सके और आपको बताएं। तो आप आलोचक बनिए, एक पॉजिटिव आलोचक के रूप में। जो भी कमियां हैं वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बता सकते हैं, मैं उनमें पूरा संशोधन करने का प्रयास करूंगी और मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगी जो ये चीज़ें बताएंगे कि हाँ मैडम आप यहाँ पे ये कमी कर रही हैं, उनको बेहतर करने का प्रयास करूंगी। नमो नमः मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे बात करने के लिए तो भाई संस्कृत और हिंदी वालों को कहा ही जाता है कि बातों नहीं होती है, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई प्रस्तुति के साथ। नमः संस्कृत।